जो हौसलों के सफ़र में हम आपको कुछ ऐसी कहानियाँ, कुछ ऐसी स्टोरीज दिखाना चाहते हैं जो इस मॉडर्न ज़िंदगी में आज के 21st सेंचुरी में कहीं खो गई हैं। और इसका एक पहलू है एक वृद्धाश्रम, बुजुर्गों की कहानियाँ। तो आज हम आप पहुँचे हैं लखनऊ के स्नेहधारा फाउंडेशन में। ये एक ओल्ड एज होम है। चलिए जानते हैं कि क्या है यहाँ की स्टोरी और कब से ये शुरू हुआ है। नमस्कार माँ, कैसी हैं? आपका नाम क्या है? चंद्रानी। चंद्रानी। कब से हैं आप यहाँ पे? 5 साल। 5 साल से, मतलब लगभग इसको खुले भी 5 साल हो गए, मतलब शुरुआत से आप जुड़ी हैं यहीं से? जी। तो इसीलिए बैठ जाते हैं तो अब करते हैं जो बातें करते हैं। तो मोदी जी से मिलना है आपको? मोदी जी बेटे। अच्छा, आप तो आपकी एक बेटी है, कहाँ रहती है? जी, राजाजीपुरम। राजाजीपुरम। अच्छा, आती जाती है। अच्छा। तो जब आपको दिक्कतों का सामना कर रही थी आप, तो आपने नहीं सोचा कि वहाँ जाके रहें, या आपका मन नहीं किया? नहीं, जैसे उनके सास नंदन अच्छा नहीं लगता पुराने। शुरू से अपने मकान बड़ा सा कर रहे हैं। तो अब वो मकान में कौन रह रहा है? मकान तो बेटे अब सब भी निकाल गए। अच्छा, तो आपकी सिर्फ एक बेटी है? जी। अच्छा, तो आपकी शादी कब हुई थी? शादी बेटे बड़े छोटे 17 साल में हो गई। हाँ। उससे यहाँ के आने से पहले की आपकी जिंदगी कैसी थी, लाइफ कुछ बता सकते? नहीं, घर का मकान था अपना, सब बातें थी सबसे। हस्बैंड जब से मर गए, उनकी सास ससुर डेथ कब हुई है आपके हस्बैंड की? कौन से साल? बहुत दिन हो गए। हाँ, उसको देवर जेठ से न सबसे बड़े हम ही थे। 2 देवर थे तो भी अपना मकान का हिस्सा ले गए सब वही। तो अब हम इस एनजीओ के दूसरे सेक्शन में आ गए हैं, जहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक 93 ईयर ओल्ड महिला है और ये काफ़ी टाइम से यहाँ पे हैं मौजूद। तो चलिए अर्चना जी से जानते हैं कि ये कब से यहाँ पे और इनकी क्या जर्नी रही है। ये भी हमारे पास 1 साल हो रहा है इनको रहते हुए, और ये हमारे आश्रम की सबसे बुजुर्ग महिला है। 93 ईयर्स इनकी ओल्ड हो चुकी है। अब तो ये बिल्कुल बैठ भी नहीं पाती हैं। इनको हाथों से कुछ खाना खिलाना पड़ता है, सब कुछ करना पड़ता है। कुछ बातचीत कुछ कर पाते, कुछ भी बोल पाते? बहुत ऊंचा सुनती हैं, आपको बहुत तेज बोलना पड़ेगा। तो इनकी क्या, ये कैसे मिली, कहाँ से? इनकी भी तो 4 बेटियां हैं। अच्छा। और बेटी सब जॉब करती हैं, और ये घर में ये भी अकेली बिल्कुल रहती है। तो कोई बेटा? नहीं, बेटा बहू नहीं है। हस्बैंड नहीं, डेथ हो चुकी है। तो फिर बेटी ने कहा कि अकेले रहने से अच्छा है, कम से कम सेफ है यहाँ पे। हम बेटी के साथ रहने का ऑप्शन नहीं चूज नहीं किया इन्होंने। ये सब वही है ना, बुजुर्ग ये लोग मानते नहीं है बेटियों के यहाँ रहना, नहीं रहेंगे, वहाँ का खाना पानी नहीं खाएंगे। तो अब हम इस घर के तीसरे सेक्शन में आ गए। यहाँ पे आप देख सकते हो और 2 महिला मौजूद है। तो चलिए इनसे पूछते हैं कि ये कौन है और कब से यहाँ पे है। मीना वर्मा। अच्छा, कब से हैं आप यहाँ पे? 1 साल? हाँ, 1 साल 5-6 महीने तो हो गए। अच्छा, तो कहाँ से कैसे आप आई यहाँ पे, कैसे आपको पता? आए ना सब लोग, लड़की तो आप लखनऊ से ही यहीं रहे? लखनऊ से। हाँ, मतलब यहीं पर। अच्छा, तो क्या बेटी बेटा है? सिर्फ बेटी है क्या? बेटा है, उसका तबीयत खराब हो गया था। अच्छा। तो वो लोग यहाँ पहुँचा दिए। यहाँ घर में रहे तो मर जाएंगे, ये जब तक ठीक नहीं होता तो। अच्छा, तो मतलब कहने का है कि वो लेके जाएंगे फिर से, ऐसा कहेंगे? अब ऐसा तो अभी नहीं कुछ कह रहे वो लोग। अच्छा, तो बेटे भी लखनऊ में ही रह रहे हैं? हाँ, मंगाते हैं। तो आते हैं मिलने आपसे? मिलने तो लोग नहीं आ रहे हैं, लेकिन बात हो जाती है, फोन पे बात होती है। हाँ। तो क्या उनके भी बच्चे पोते वगैरह हैं? एक लड़की है छोटी। अच्छा, तो उनसे बातचीत होती है? नहीं, बातचीत तो नहीं होती है। तो यहाँ पे आपको कैसा लग रहा है? खाना पीना आपको अच्छा लग रहा है? नहीं, खाना पीना सब ठीक। जैसा अर्चना जी ने बताया, एकदम एक्टिव रहती है आप, सब काम कर लेती हैं। हाँ, लोग करे नहीं तो क्या करें, अपना तो देखभाल तो करना चाहिए, ऐसे तो रहना चाहिए। तो नाश्ते में क्या मिलता है, क्या खाती हैं? नाश्ते में जो कुछ बन गया सब लोग खाते हैं, हम अकेले खाएंगे? नहीं, मतलब तो क्या रहता है? दलिया बन अच्छा। गया, कभी हलवा बन गया। खाना पीना अच्छा लगता है? हाँ, ठीक है। तो पूरा दिन कैसे गुजरता है आपका पूरा दिन? नहीं, ठीक गुजरता है। ठीक गुजरता है। हाँ। अक्सर बच्चे अपनी ज़रूरतों से, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से, ये देखा जाता है, ये धारणा रही है कि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से मुक्त होने के लिए, या कभी कभार पेरेंट्स उन पे बोझ बन जाते हैं, तो उस वजह से वो उनको एक वृद्धाश्रम में छोड़ देते हैं।
पर क्या ये पूरा सच है या इसका कोई और पहलू भी है, तो ये हमें बताएंगे हमारे साथ जो मौजूद हैं आज। आइए आपको ले चलते हैं उनके पास। तो आज हम आ गए हैं लखनऊ के स्नेहधरा, एक एनजीओ जो वृद्धाश्रम है वहाँ पे, और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अर्चना सक्सेना जी जो इस एनजीओ को रन करती हैं। तो आइए जानते हैं उनसे क्या कुछ, कैसे ये स्टार्ट हुआ और क्या चीज़ें हैं इसके बारे में पूछते हैं उनसे। जी नमस्कार। इस आश्रम को स्टार्ट हुए में 5.5 साल हो चुका है और 2016 में हम लोग वृद्धाश्रमों में हम लोगों ने कार्यक्रम किए थे। तब हम लोग भी कई आश्रम में गए, वहाँ विजिट किया और देखा तो वहाँ पे कुछ कमियां नजर आई, जिसमें कमी जो सबसे बड़ी थी वो ये थी कि आश्रमों में लोगों को खाना दिया जाता था, पानी सब कुछ था, फैसिलिटीज, बस उनके पास अपनापन वाली जो फीलिंग्स थी वो नहीं थी। और यही बात मुझे अंदर तक जो है विचलित कर गई। जब मैं घर आई और कई दिन तक मैं काफ़ी परेशान से लेके एक दिन मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि क्यों ना हम लोग एक अपना वृद्धाश्रम स्टार्ट करें जहाँ पे उन लोग को एक फैमिली टच हम लोग दे सकें। बाकी तो सारी फैसिलिटीज मिल रही है बट उन लोग में अपनापन नहीं है। वो खाते पीते सो जाते हैं, कोई से बात करने वाला नहीं, उनकी भावनाओं को समझने वाला नहीं है, कोई उनके साथ कोई फेस्टिवल जो सेलिब्रेट करने वाला नहीं है। तो इन्होंने उसमें कहा ठीक है, और हम लोगों ने बस 3 महीने के अंदर उसके बाद 10 सितंबर को हम लोगों ने आश्रम की ओपनिंग कर दी। और तब हम लोग पास फंड की भी बहुत कमी थी और फिर कैसे इसको अरेंज किया जाए, जिसमें मैंने अपनी खुद की ज्वेलरी जो है वो गिरवी रखी, उससे जो पैसा मिला तो रेंट की बिल्डिंग ली और एक छोटा सा मंदिर लेकर के मैंने जो है स्टार्ट कर दिया। तो जैसे कि आपने बताया कि उनकी एक शर्त थी, वो जानना चाहते थे कि सब कुछ तरीके से होता है कि नहीं। तो यहाँ पे लाजमी सी बात है, बहुत सारे लाइक अलग कल्चर के, अलग धर्म के लोग आते होंगे, तो ये तो सबके लिए ओपन है। तो अगर कोई मुस्लिम महिला है या कोई क्रिश्चियन है तो उनका फिर आप लास्ट राइट्स कैसे करते हैं? अभी तक मेरे पास इस टाइप का कोई आया नहीं है, अलग धर्म का नहीं आया। पंजाबी तो आए हैं मेरे पास, पंजाबी लोग रहे हैं, हिंदू ही ज्यादातर रहे हैं, मुस्लिम में कोई नहीं आया और किसी धर्म के आए नहीं है। तो जलाने का और उनके कार्य करने की हुआ कि उनकी 10वीं या 13वीं की जाए, तो उनके घर वालों ने मना कर दिया। उनके जो भाई वगैरह थे उन्होंने कहा ये तो कुमारी थी, इनका कुछ नहीं किया जाएगा, ऐसे ही हो जाता। उनके परिवार ने मना कर दिया, लेकिन वो हमारे यहाँ 2 साल तक रही थी। तो हम लोगों ने अपने कर्तव्य को किया। उनका जो भी शांति पाठ होता था, जो बरसी की जाती, उसको हम लोगों ने किया। जलाने का और उनके कार्य करने की हुआ कि उनकी 10वीं या 13वीं की जाए, तो उनके घर वालों ने मना कर दिया। उनके जो भाई वगैरह थे उन्होंने कहा ये तो कुमारी थी, इनका कुछ नहीं किया जाएगा, ऐसे ही हो जाता। उनके परिवार ने मना कर दिया, लेकिन वो हमारे यहाँ 2 साल तक रही थी। तो हम लोगों ने अपने कर्तव्य को किया। उनका जो भी शांति पाठ होता था, जो बरसी की जाती, उसको हम लोगों ने किया था। पहले मेरी उनसे जब बातचीत हो रही थी, उन्होंने एक बहुत अलग तरीके का एक पहलू, एक नज़रिया हमारे सामने रखा कि आज के टाइम में ये सोच है, ये धारणा है कि जो बच्चे अपने पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभाना चाहते हैं या जिनको प्रॉपर्टी का लालच होता है या ऐसी कोई भी बात होती है, तो वो यूजुअली अपने पेरेंट्स को यहाँ छोड़ के जाते हैं या वो वृद्धाश्रम का ढूंढते हैं और उनको कॉन्टैक्ट करते हैं। बट इन्होंने क्या बताया ये हम इन्हीं से आपको सुना। लोगों की ये धारणा है कि बच्चे जो है आश्रमों में छोड़ के चले जाते हैं, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता है। हमारे पास 50% ऐसे भी लोग हैं जिनकी कोई शादी नहीं हुई है, जो अकेले रह गए, जिनकी बचपन अपनी वाइफ छोड़ के चले गए थे, डाइवोर्स हो चुका है, तलाक हो चुका है, आखिर वो भी तो बुजुर्ग हैं, वो कहाँ जाएंगे। अकेले रहने से अच्छा है कि वो यहाँ पे सेफ है। और कुछ माताएं हमारे पास ऐसी हैं जो बेटियों के यहाँ नहीं रहना पसंद करती हैं। पुराने समय की है, 92 ईयर्स ओल्ड है, वो अपनी लड़कियों के यहाँ पानी नहीं पीना पसंद करती, तो वो लोग भी अकेले रह रहे थे, तो वो लोग भी हमारे यहाँ करके रहे हैं। तो मेरे यहाँ तो कोई भी ऐसा बुजुर्ग नहीं है जिनको उनके बच्चों ने छोड़ा हो। तो जैसा कि अर्चना जी ने बताया कि सिर्फ ये एक यही नज़रिया नहीं है कि जिन्हें बच्चे छोड़ देते हैं या प्रॉपर्टी के लालच में आके या कुछ उनकी अनबन हो जाती है या बहू ने निकाल लिया, बेटे ने निकाल लिया, सिर्फ यही एक स्टोरी नहीं होती है। कुछ बुजुर्ग ऐसे हैं जिनकी शादी नहीं हुई, वो अकेले हैं, तो उस अकेलेपन के चलते भी वो वृद्धाश्रम में आ जाते हैं। कुछ अपनी बेटियों के साथ नहीं रहना चाहते, ये भी एक कारण है। तो ऐसे कई कारण है। एक दूसरा नज़रिया जो आज हमें देखने को मिला, तो ये भी एक रीज़न होता है। कोई और आप कुछ करते हैं, लाइक आप दोनों डॉक्टर्स हैं, आप दोनों ने PhD की हुई है, तो वो करियर आपका वहां से आप यहाँ कैसे जुड़े और लाइक उसको आपने पूरी तरह अपनी पढ़ाई को या छोड़ दिया या क्या किया? हम छोड़ना तो नहीं कहेंगे, अब इसको ये कह सकते हैं कि ईश्वर ने शायद यही मार्ग हमारे लिए बना करके रखा था। कोशिश बहुत करी उस फील्ड में अपने को वापस लाए, लेकिन पता नहीं कुछ ऐसी सिचुएशन हो जाती थी कि हम लौट करके मेरा यही काम हो जाता था।
और फिर बीच में जब मेरे ससुर जी की डेथ हुई थी, उन्होंने इस आश्रम को चलाने के लिए बहुत हेल्प की। जब तक ससुर जी थे तब मुझे कभी फाइनेंशियल कोई अगर प्रॉब्लम होती थी तो वो बहुत सपोर्ट मुझे करते थे। मतलब कभी उन्होंने किराए की और ये मुझे कोई प्रॉब्लम हुई ही नहीं, इतना उन्होंने सपोर्ट किया। जब उनकी डेथ हो गई थी तो एक तरफा मैंने सोचा इस आश्रम को हम बंद कर दें अब, लेकिन अब उनका आशीर्वाद समझिए या इन लोगों का प्यार था, ये लोगों ने बिल्कुल मना कर दिया कि दीदी आश्रम मत करना, हम लोग कहाँ जाएंगे। मैंने सबको वो भी दिया कि आप लोगों को हम अच्छी जगह शिफ्ट करा देंगे, जिसको सरकारी में उसको गवर्नमेंट में शिफ्ट करा देंगे, लेकिन ये लोग तैयार नहीं हुए। और फिर ईश्वर की मर्जी और अपने मम्मी पापा का आशीर्वाद समझ के फिर हमने इसको आगे चलाने का कि अब उनके सपनों को अब हम पूरा करेंगे। वो चाहते थे कि आश्रम चले तो अब ये चलेगा, और तब से ईश्वर साथ भी दे रहा है और उनका भी आशीर्वाद है कि ये चल रहा है। अर्चना जी, जैसे कि आप इतना अच्छा काम कर रही हैं तो ऑब्वियसली बात है कि आपको फैमिली सपोर्ट, आपके हस्बैंड का सपोर्ट, और आप एक मदर भी हैं तो बच्चे का भी